नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र के पेपर प्रथम से द्वितीय यूनिट से आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम सांख्यिकी माध्य का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और सांख्यिकी माध्य, इसमें आज हम स्पेशली मेन को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में समंकों के संकलन, संपादन, वर्गीकरण, सारणीयन, इनका हमने विस्तृत अध्ययन किया है, जिससे हमने ये जाना ये सब क्रियाएं केवल इस उद्देश्य से की जाती है कि आंकड़े सरल व सुबोध तथा व्यवस्थित बन सके। किंतु ये विधियां सांख्यिकी विश्लेषण की प्रारंभिक अवस्थाएं ही है, जिनमें समंकों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि विविध तथ्यों जिनकी तुलना की जानी है, उन्हें सारांश रूप में एक ही अंक द्वारा व्यक्त किया जा सके। केंद्रीय प्रवृत्ति का अभिप्राय समंकमाला में किसी बिंदु के चारों ओर समंकमाला के अन्य बिंदुओं के केंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप उस बिंदु को जिसके आसपास अन्य बिंदुओं का जमाव होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, केंद्रीय बिंदु सेंट्रल पॉइंट, या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या सांख्यिकी माध्य स्टैटिस्टिकल एवरेज या माध्य एवरेज कहा जाता है। सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्य अधिकतम उसके चारों ओर जमा होते हैं। सांख्यिकी माध्य एक ऐसा सरल व संक्षिप्त अंक है जो समंक श्रेणी के प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालता है। सांख्यिकी माध्य की परिभाषाएं देखते हैं हम। या लून चाउन के अनुसार माध्य इस अर्थ में एक विशिष्ट मूल्य है जिसे कभी कभी एक समंकमाला या एक चर के सभी व्यक्तिगत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रॉक्स्टन एवं काउडेन के अनुसार हम डेफिनेशन देख रहे हैं। माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। चूँकि एक माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत ही कहीं होता है, इसलिए कभी कभी यह केंद्रीय मूल्य का माप कहा जाता है। सांख्यिकी माध्य को प्रतिरूपी मूल्य या सारांश अंक भी कहते हैं। माध्यों का महत्व हम देख रहे हैं। माध्यों का सांख्यिकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सांख्यिकी विश्लेषण की अन्य कई रीतियाँ इस पर आधारित है। डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। माध्यों की मदद से समंकमाला के सभी मूल्यों का सार प्रकट किया जाता है, क्योंकि सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाइयों का अलग अलग कोई महत्व नहीं है। माध्यों के द्वारा समंकों की पारस्परिक तुलना आसान हो जाती है और सभी इकाइयों के सामूहिक लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। अब हम माध्यों के उद्देश्य एवं कार्य देखते हैं। पहला कार्य उद्देश्य है सरल एवं संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करना। माध्यों द्वारा जटिल एवं अव्यवस्थित समंकों को सुव्यवस्थित, सरल, संक्षिप्त एवं बोधगम्य रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह पूरी समंक श्रेणी का सारांश प्रस्तुत करता है और समंकों के विशाल समूह को समझने योग्य बना देता है। तुलना की सुविधा देना। माध्यों की सहायता से दो या दो से अधिक समूहों के महत्वपूर्ण लक्षणों की सरलता से तुलना की जा सकती है। प्रत्यक्ष रूप में समंकों द्वारा यह कार्य बहुत कठिन होता है, लेकिन माध्यों द्वारा सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए
दो देशों की औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके उचित परिणाम निकाले जाते हैं। तीसरा जो इसका कार्य है वो है समग्र का प्रतिनिधित्व। माध्यों की सहायता से ही प्रतिदर्श के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। माध्य संपूर्ण समग्र का संक्षिप्त चित्र होता है। नेक्स्ट कार्य है सांख्यिकी विवेचन का आधार। सांख्यिकी विश्लेषण की अनेक विधियां माध्यों पर आधारित है, जैसे अपकिरण, विषमता, सहसंबंध, प्रतिगमन आदि। नेक्स्ट कार्य है नीति निर्माण में सहायक। माध्य के रूप में ऐसे समंक प्राप्त होते हैं जो भावी योजनाओं, क्रियाओं और नीतियों के निर्धारण में मार्गदर्शक होते हैं। व्यापारियों एवं अर्थशास्त्रियों के लिए इनसे अनुमान लगाने एवं निर्णय लेने का कार्य आसान हो जाता है। अब हम आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व और विशेषताओं को देखते हैं। यूल और कैंडाल के अनुसार एक आदर्श माध्य में निम्न गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा। आदर्श माध्य स्पष्ट एवं परिभाषित होना चाहिए, जिससे उसका एक ही अर्थ लगाया जा सके। यदि यह अनुमानों पर आधारित होगा तो समंक श्रेणी की विशेषताओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। सभी मूल्यों पर आधारित दूसरा तत्व है इसका। एक अच्छे माध्य को समंक माला के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए, अर्थात उसके परिकलन में सभी पद मूल्यों का उपयोग होना चाहिए। ऐसा न होने पर यह पूरे समग्र के अभिलक्षणों का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है सरल एवं बुद्धिगम्य। उत्तम माध्य में सरल व स्पष्ट गुण होने चाहिए, जिससे उसकी प्रकृति आसानी से समझी जा सके। नेक्स्ट है इसका आगणन में सरलता। माध्य ऐसा होना चाहिए जिसे साधारण व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। माध्य को अत्यधिक गणितीय नहीं होना चाहिए। कुछ माध्य अधिक जटिल रीतियों द्वारा परिगणित होने के कारण अधिक लोकप्रिय नहीं है। प्रतिचयन के परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव। इसका अभिप्राय यह है कि यदि एक ही समग्र में से उचित रीति द्वारा विभिन्न प्रतिदर्श चुनकर उनके माध्य निकाले जाए तो उन माध्यों को अत्यधिक अंतर नहीं होने चाहिए। आदर्श माध्य में इस प्रकार के प्रतिचयन परिवर्तनों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, अर्थात एक ही समग्र के भिन्न भिन्न प्रतिदर्शों के माध्यों में लगभग समानता होगी। बीजगणितीय विवेचन। एक आदर्श माध्य में कुछ ऐसे गणितीय विशेषताएं होनी चाहिए जिससे उनका बीजीय विवेचन सरलता से हो सके। यदि माध्य में यह विशेषता नहीं है तो सांख्यिकी सिद्धांत में उसका अनुप्रयोग सीमित बना रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि विभिन्न समूहों के माध्य मूल्य और आवृत्तियां ज्ञात है तो उनसे उन समूह का समूहित माध्य भी निर्धारित हो जाना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। इसका आशय समंक माला के अत्यधिक छोटे एवं अत्यधिक बड़े मूल्यों से है। इन चरम मूल्यों में से एक आदर्श माध्य को प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब हम अर्थमेटिक मीन को समझते हैं। समांतर माध्य सबसे अधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण माध्य है जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में किया जाता है। किसी श्रेणी का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी पद संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य निकालने की दो रीतियां हैं। पहली रीति है प्रत्यक्ष रीति और दूसरी रीति है लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति, इस रीति के अनुसार समंक श्रेणी के सभी मूल्यों को जोड़कर उनका योग ज्ञात करके उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है। यह रीति अत्यंत सरल है, परंतु इसका प्रयोग ऐसी श्रेणियों में ही उचित होता है जिनमें चर मूल्यों की संख्या कम हो तथा वे दशमलव में न हो। लघु रीति, जब चर मूल्यों की संख्या अधिक हो और वे अधिकांशतः दशमलव में हो और आपस में बहुत भिन्न न हो, तब लघु रीति द्वारा समांतर माध्य का निर्धारण
उचित होता है। इस रीति में सबसे पहले श्रेणी के दिए मूल्यों में से किसी एक मूल्य को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन मान लिया जाता है। कल्पित माध्य नहीं सबसे छोटा और नहीं सबसे बड़ा, बल्कि मध्य का कोई मूल्य होना चाहिए। फिर श्रेणी के प्रत्येक मूल्य से कल्पित माध्य को घटाकर विचलन प्राप्त किए जाते हैं। फिर विचलनों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर जो अंक प्राप्त होता है उसे प्लस या माइनस के अनुसार कल्पित माध्य में जोड़ने या घटाने से समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। यह रीति इस गुण पर आधारित है कि समांतर माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों के विचलनों का जोड़ शून्य होता है। इन दोनों रीतियों द्वारा निर्धारित समांतर माध्य का एक ही मूल्य आता है। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य को कैसे कैलकुलेट किया जाए उसको समझते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का परिकलन, इसकी प्रत्यक्ष विधि हम समझ रहे हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी जहाँ आवृत्तियाँ न दी हो, माध्य की गणना करना काफ़ी सरल है, चाहे पदों की संख्या अथवा व्यक्तिगत पदों के मूल्यों का आकार कितना भी क्यों न हो। प्रत्यक्ष रीति से मीन ज्ञात करने के लिए हमें निम्न प्रक्रिया करनी पड़ती है। सबसे पहले पद मूल्यों का योग ज्ञात कर लेते हैं। जो एक्स सीरीज हमें मिलेगी क्वेश्चन में, उसको हम उसका टोटल कर लेंगे, जिसको हम सिग्मा एक्स लिखेंगे। जो भी हमारे पास में वैल्यू ऑफ आइटम होंगे उनका टोटल करेंगे, उसको सिग्मा एक्स से बताया जाएगा। पद संख्या जिसको एन से बताया जाएगा, नंबर ऑफ आइटम्स ज्ञात कर लेंगे। जो भी पद मूल्य होंगे उनको काउंट कर लेंगे, जो नंबर ज्ञात हो जाएगा। तीसरा जो कार्य हम करेंगे, पद मूल्यों का जो योग है सिग्मा एक्स में पद संख्या एन का भाग दे देंगे, परिणाम स्वरूप समांतर माध्य प्राप्त होगा। समांतर माध्य को एक्स बार से प्रदर्शित किया जाएगा। एक्स बार x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, ये जो एक्स सीरीज है उसमें दिए गए जो विभिन्न पद मूल्य है उन सब का टोटल है, और नीचे पदों की संख्या है। इन सब का टोटल करके सिग्मा एक्स डिवाइड एन, इस प्रकार से एक्स बार इक्वल टू समांतर माध्य, सिग्मा एक्स मूल्यों का योग है और एन पदों की संख्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट्स हैं ए अल्फ़ाबेट से लगाकर के अल्फ़ाबेट तक के स्टूडेंट्स हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, और उनके नीचे उनके मार्क्स दे रखे हैं और कहा गया है कि आप मीन ज्ञात कीजिए। मीन को हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी विद्यार्थी है उनको काउंट करके हमने सीरियल नंबर में ले लिया है। ए अल्फ़ाबेट से लगाकर के विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 11 आ रही है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विद्यार्थियों को हमने सीरियल नंबर में रख दिया है। उनके सामने उनके प्राप्तांक लिख दिए हैं, हमने मार्क्स लिख दिए हैं। जैसा कि अभी हमने इसकी प्रक्रिया में समझा कि विभिन्न पद मूल्यों का योग प्राप्त करके उसमें पद संख्या का भाग दे देना है। विभिन्न पद मूल्य यहाँ प्राप्तांकों में है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबके प्राप्तांकों का हमने टोटल कर लिया है। टोटल हमारे पास में सिग्मा एक्स 304 आया है, जिसको हमने 11 से डिवाइड किया है। नंबर ऑफ़ आइटम्स जो विद्यार्थियों में है 11 से डिवाइड किया है, और हमें जो मीन प्राप्त हुआ है 27.63 आया। इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में मीन को ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार अब हम लघु रीति में देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए भी हमें निम्न प्रक्रिया करनी पड़ती है। श्रेणी के दिए मूल्यों में से मध्य के एक मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, और उसको ऐसे बताया जाता है। प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य x में से कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन को घटाकर विचलन ज्ञात कर लेते हैं, जिसको dx कहा जाता है। x सीरीज में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। विचलनों का योग निकाल लेते हैं। माइनस करने के बाद में जो हमारे पास में बचेगी सीरीज, उसको सबका हम टोटल कर लेंगे, वो सिग्मा dx होगा। अंत में निम्न सूत्र से समांतर माध्य x बार ज्ञात कर लेते हैं। x बार इक्वल टू
एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाय n। यहाँ पर x बार समांतर माध्य है, a एज्यूम्ड मीन है, सिग्मा dx विचलनों का योग है और n पदों की संख्या है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास में उदाहरण है जिसमें वैल्यू ऑफ आइटम हमें दिए गए हैं। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ आइटम को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ आइटम हमारे पास में 8 है, जिसको हमने सीरियल में लगा लिया है, क्रमांक लगा लिया है। उसके बाद में उसके सामने वैल्यू ऑफ आइटम लिख दिए हैं जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। अभी इस प्रक्रिया में हमने जाना कि सीरीज में से किसी भी एक मध्य मूल्य को हमें एज्यूम्ड मीन मान लेना है। यहाँ हम 20 को एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं और इससे विचलन ले रहे हैं। विचलन लेने का मतलब है पूरी एक्स सीरीज में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करना है, जो कि थर्ड कॉलम में हमें यहाँ नज़र आ रहा है x माइनस ए। 21 माइनस 20 किया हमने, 18 माइनस 20 किया, 19 माइनस 20 किया, 21 माइनस 20 किया, 20 माइनस 20 किया, 16 माइनस 20 किया, 22 माइनस 20 और 23 माइनस 20। फोर्थ कॉलम dx बना है विचलन के बाद। 21 माइनस 20 प्लस 1, 18 माइनस 20 माइनस 2, 19 माइनस 20 माइनस 1, 21 माइनस 20 प्लस 1, 20 माइनस 20 0, 16 माइनस 20 माइनस 4, 22 माइनस 20 प्लस 2 और 23 माइनस 20 प्लस 3। प्लस माइनस साइन का ध्यान रखते हुए हमने इसके विचलनों को ज्ञात कर लिया है और चौथा कॉलम हमारे पास तैयार है जो dx है। प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखते हुए हम इसका टोटल कर रहे हैं। प्लस की टोटल 7 है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 और प्लस 1, 7 और माइनस के भी 7 है, -4 -1 -2, तो ये भी 7 है। तो 7 माइनस 7 सिग्मा dx इक्वल टू यहाँ पर 0 आ रहा है। इस प्रकार से अब हम इसमें फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx डिवाइड बाय n। ए हमारे पास में एज्यूम्ड मीन 20 हमने लिया था, 20 लिख दिया, प्लस सिग्मा dx कॉलम में हम देख रहे हैं 0 है, 0 डिवाइडेड बाय 8। इस तरह से 0 हुआ तो 20 प्लस 0 x बार इक्वल टू 20। इस प्रकार से हम लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार अब आप छात्राएं इन दोनों ही मेथड से मीन निकालने की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।